राधे राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है श्री जी। आज इस टॉपिक पर मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ वो है जो हमारा हिस्ट्री ऑफ रसशास्त्र था, वो कैसे करके हिस्ट्री क्या है रसशास्त्र की, तो वो क्या है रसशास्त्र का विकास कैसे हुआ है। ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है आज हमारा देखो रस की डेफिनेशंस वगैरह मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, हो चुका है आपका। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ रसशास्त्र। ठीक है, उसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ रस औषधि, कॉन्सेप्ट ऑफ रस और रसायन हो चुका है। ठीक है, इम्पोर्टेंस क्या है रस औषधि का कि वो ज़रा रस का कि वो ज़रा युवा वगैरह इन अवस्थाओं को, ज़रा वृद्धावस्था इनको दूर करती है। ठीक है, उसके बाद क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ रसेश्वर दर्शन। ठीक है, वो हम आगे करेंगे। रसेश्वर दर्शन का क्या कॉन्सेप्ट है, सारे रसों का क्या कॉन्सेप्ट है। ठीक है, उसके बाद क्या है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ रसशाला एंड रसमंडप, इसकी एक अलग वीडियो आएगी, पर अब हम रसशास्त्र के विकास की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो रसशास्त्र का विकास कैसे हुआ। रसशास्त्र प्रायः धातु एवं खनिजों द्रव्यों से संबंधित है। ठीक है, रसशास्त्र काय से संबंधित है, आपके धातु और खनिजों से संबंधित है। रस उपरस लोहिनाम यंत्राधिकरणानि च शुद्धयर्थमपि लोहानाम तंत्राधिकरण च शुद्धि सत्व द्रुति भस्मकरण च प्रक्षते, यानी कि भारतीयों को स्वर्ण और लोह ताम्र आदि धातुओं का वैदिक काल से ही ज्ञान था। भारत में पाषाण युग के बाद धातु युग आता है। ताम्र युग में ताम्र का प्रचुर मात्रा में प्रयोग होता है। आज का उपलब्ध विशाल रसशास्त्र हजारों वर्षों के बृहद क्रियात्मक अनुसंधान का प्रतिफल है। इसका प्रारंभ भी वैदिक काल से ही हो गया था। क्रोनिक एवोल्यूशन ऑफ रसशास्त्र, क्रोनिक एवोल्यूशन क्या है रसशास्त्र का। सिंधु घाटी सभ्यता काल 4 कालों में बांटा गया है। सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक काल, संहिता काल और रसशास्त्र का विकास काल। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता काल कौन सा है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की खुदाई में जो रत्न निकले थे। वैदिक काल कौन सा हो गया, जो ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन वेदों का था, और मनुस्मृति भी इसमें आते हैं। महाभारत, मार्कंडेय पुराण, ये जितनी भी थोड़ी पुराने हैं सब इसमें आती हैं। ठीक है, संहिता काल में क्या आता है, जो चरक संहिता वगैरह है, सुश्रुत संहिता, चरक संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, कौटिल्य शास्त्र, अर्थशास्त्र, गुप्त का काल, वराह मिहिर। रसशास्त्र का विकास काल कौन सा है, प्रारंभिक काल है, मध्यम काल है, प्रौढ़ काल है और आयुर्वेदिक काल है। सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता को अब थोड़ा सा डिफाइन करना है। सिंधु घाटी सभ्यता में रजत, स्वर्ण, ताम्र, वंग व नाक के प्रमाण उपलब्ध थे। लोह का अस्तित्व तब तक नहीं था, लोह का अस्तित्व तब नहीं था। ठीक है, उसके बाद मिश्र धातु कांस्य यानी कि व्यवहार प्रचुर में मात्रा में था, यानी कि क्या है कॉपर प्लस वंग था उस टाइम पे बहुत। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की खुदाई में अनेक प्रकार की धातुओं के साथ साथ वैदुर्य, नीलम, अकीक, शंख, लाजावर्त, हड़ताल, शिलाजीत, गैरिक, वराहिक आदि द्रव्य प्राप्त हुए हैं। वैदिक काल कौन सा हो गया, ऋग्वेद काल वाला। ऋग्वेद में क्या है थोड़े से काल थोड़ा थोड़ा डिफाइन किया है मैंने, बहुत डिफाइन नहीं किया है। ऋग्वेद में क्या बताया, ताम्र के साथ स्वर्ण व कांस्य का प्रयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका लोहितायस ताम्र और कृष्णायस लोह ग्रहण किया जाता है। यजुर्वेद हिरण्य अयस श्याम लोह सीस और त्रिपु का उल्लेख करते हैं। अथर्वेद रजत लोहयास श्यामास तथा सीस का उल्लेख करते हैं। मनुस्मृति मणिया स्वर्ण रजत ताम्र लोह कांस्य पीतल त्रिपु और सीस इन सभी का पात्र का उल्लेख करते हैं। जातकर्म क्या है इनका, हिरण्य है, मधु सर्पी भी है। नवजात शिशु में क्या लेते थे, स्वर्ण भस्म लेह लेते थे। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में क्या लिखा है, अभ्रत दूती का वर्णन किया गया है। मार्कंडेय पुराण में रस औषधियों के रूप में प्रयुक्त करते हैं। महाभारत में कृत्रिम स्वर्ण निर्माण विधि वर्णन किया गया। संहिता काल में क्या है, चरक संहिता में द्रव्यों के 3 भेद बताए गए, औदित, जांगल और पार्थिव। पार्थिव द्रव्य में 6 धातुओं का उल्लेख किया, स्वर्ण, रजत, ताम्र, त्रिपु, सीसक और लोह। ठीक है, रत्नों में माणिक्य, मुक्ता, पुखराज, प्रवाल, हीलक, वैदुर्य, सूर्यकांत, सर्पमणि, स्फटिका, शंख, शुक्ति का प्रयोग बताया। अन्य खनिज कौन कौन से थे, शिलाजतु था, हड़ताल था, मनशिला था, तुत्त था, स्वर्णमाक्षिक था, गंधक था, अंजन था, रस अंजन था, पुष्प अंजन था, स्रोता अंजन था, सौवीर अंजन था, गैरिक, सामान्य गैरिक एक द्रव्यों का चिकित्सा में प्रयोग करते हैं। चरक संहिता में पारद शब्द नहीं आया, परंतु रस रसोन्तर शब्द में पारद को ग्रहण किया गया। सर्व व्याधि विनाश माद्य तुष्टि की रसम च निग्रह हितम, तथापि कुछ विद्वान अनेक तर्कों के आधार पर इस प्रक्षेत्रीय अनुपयोगी मानते हैं। चक्रपाणी ने इस श्लोक पर टीका नहीं कि संभवतः ये प्रक्षिप्त है। रस शब्द स्वरस के लिए भी प्रयुक्त होता था।
हो सकता था। रसम चा निहतम में रस शब्द पारद के लिए आया है, परंतु निग्रहतम शब्द बांधन अर्थ में प्रयुक्त होना चाहिए, किंतु उस समय पारद के बंधन का विकास नहीं हो पाया था। पारद संस्कारों का विकास कब हुआ है? मध्यकाल में हुआ है। अयस्कृति का विधान स्पष्ट रूप से वर्णित है। ठीक है, गौमूत्रारिष्ट पानेक्ष चूर्णाय अयस्कृति भिषज लोहादीनाम रसायन यूज्ड फॉर रसायन कर्म। शिलाजतु है रसायन है, यूजेज रसायन वाजीकरण। श्याव व्याधि में मुक्ताद चूर्णविद मधु एंड सर्पी। ताम्र यूज किया जाता था गर्विश में वमन कराने के लिए। स्वर्ण यूज़ किया जाता था विषघन योग में मधु के साथ। ठीक है, उसके बाद क्या है? सुश्रुत संहिता में 2 और 3 शताब्दी, 2nd और 3rd शताब्दी स्पष्ट रूप से पारद ब्राह प्रयोगार्थ उल्लेख आया है। रक्तम श्वेतम चंदम पारदम च काकुलयादि क्षीर पिष्टित अश्च वर्गः। फेनाश्च का सर्वप्रथम उल्लेख किया है। फेनाश्यम हरितालम चाद्वे धातुविश। सुश्रुत की अयस्कृति चरक से अधिक स्पष्ट एवं विधि संपन्न प्रवृत्ति है। अयस्कृति का विस्तृत वर्णन दिया गया है। ठीक है, धातु क्या है? अयस्कृति इसमें है। ठीक है, अयस्कृति में कराऊंगी। ठीक है, उसके बाद आपका है स्वर्ण रजत ताम्र लोह नाग वंग कांस पित्तल ताम्र। ताम्र चूर्ण और कांस्य मल है। ठीक है, रत्न क्या है? माणिक्य मुक्ता प्रवाल वैदुर्य मणि स्फटिका शंख शुक्ति वराटिका स्थालीपाक और मूषा का सर्वप्रथम वर्णन सुश्रुत संहिता में मिलता है। अष्टांग संग्रह क्या है? पारद का अभ्यंतर प्रयोग। सर्वप्रथम अनुपेक विधि का सर्वप्रथम उल्लेख। स्थालीपाक और भानुपाक 2 प्रकार के लोह पाक का वर्णन है। उल्लेख घटी मूषा अधमूषा का उल्लेख है, जिससे पता चलता है कि उस समय धातु भस्म बनाने का कार्य प्रारंभ था। स्वर्णमाक्षिक त्रिफला लोह मधु प्राणाघृत के साथ नेत्र रोगों में स्वर्ण का उपयोग विस्तार पूर्वक। रसायन प्रकरण में माक्षिक मोम प्लस नाग सिंदूर मलह प्रयोग का भी सूचिका में। ठीक है, नेक्स्ट है अष्टांग हृदयम। अष्टांग हृदय में क्या था? नेत्र रोगों में पारद का अंजर, तिमिर रोगों का नाश, स्वर्णमाक्षिक प्लस स्वर्णचूर्ण शकरा और मधु का विषनाशक करता था। शिलाजीत विडंग लोह भस्म हरितकी पारद स्वर्णमाक्षिक भस्म को मधु और घृत के साथ 15 दिन का रसायन 15 डेज फॉर रसायन है। अष्टांग संग्रह अष्टांग हृदय में अयस्कृति का वर्णन आगे चलकर रोह शास्त्र का रूप ग्रहण किया है। गुप्त काल और कौटिल्य अर्थशास्त्र। ठीक है, गुप्त काल और कौटिल्य अर्थशास्त्र क्या है? गुप्त काल देखो, खनिजों और धातुओं का विस्तृत वर्णन है। लोह विद्या अपनी चरम सीमा पर विकसित थी। 3 टाइप्स ऑफ स्वर्ण है यूज एट दैट टाइम। जात रूप प्राकृतिक स्वर्ण, नेटिव गोल्ड, रसविद संस्कृत पारद से बांधी स्वर्ण, अक्रोदक भव खनिजोत्थत स्वर्ण। ठीक है, स्वर्ण की विकार शांति उपाय स्पष्ट रूप से लिखे हैं। पारद द्वारा बनाए स्वर्ण का वर्णन रसविद स्वर्ण नाम से है। रत्नों की पहचान का वर्णन है मोती की परीक्षा है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? धातु। पारद हिंगुल हड़ताल मनशिला कासीस गैरिक गंधक सोना चांदी ताम्र लोह पीतल कांस आदि धातुएं हैं। रत्न क्या है? हीरा मोती मूंगा माणिक्य आदि विस्तृत वर्णन है। गुप्त काल, इस काल में लोह धातु अपनी पूर्ण उन्नति पर थी। इसका प्रमाण दिल्ली में कुतुब मीनार के पास 4वीं शताब्दी में बना लोह स्तंभ है। ठीक है, गुप्त काल में रसशास्त्र विकसित हुआ व पारद का उपयोग धातुवाद देहवाद दोनों में हुआ। धातुवाद पहले प्रारंभ हुआ व देहवाद बाद में। कौतुक इंद्रजाल आदि चमत्कारों का प्रदर्शन पारद के माध्यम से होता है। पारद और हिंगल तिब्बत में होता है। पारद का प्रवेश गुप्त काल में हो गया था, जैसा कि तत्कालीन वांग्मय में है, पर इसका विशेष विकास तिब्बत में संपर्क हुआ। यह कार्य सरहाया के शिष्य सिद्ध नागार्जुन ने 8वीं शताब्दी में किया था। नेक्स्ट है वराहमिहिर बृहत संहिता काल 5वीं शताब्दी। वराहमिहिर बृहत संहिता काल 5वीं शताब्दी का है। तो वह मिहिर ज्योतिष के विद्वान थे। ग्रह दृष्टि के अनुसार ये धर्मार्थ रत्नों का विशद विवेचन करते थे। रसशास्त्रीय द्रव्य धातुओं हड़ताल हस्य आय वेद अर्थ अश्वा आयुर्वेद आदि सभी विभागों का बहुत ही सूक्ष्म अध्ययन एवं वर्णन। शुक्रवर्धक योग पारद गंधक शिलाजतु माक्षिक लोह भस्म आदि औषधियों का उल्लेख है। इस शुक्रवर्धक योग का अष्टांग हृदय और अष्टांग संहिता में भी वर्णन है। इसी योग को रस शास्त्र में और रस आवरण आदि में पारद भक्षण पूर्व शरीर से
के क्षेत्रीय कारणात सेवन का निर्देश है। तलवार पर धातु पातना करने का उल्लेख है। ठीक है, नागार्जुन ने क्या बताया है, 100 BC से 8 AD तक अनेक नागार्जुन हुए, जिनमें से मात्र 2 रस विद्या से संबंधित थे। नागार्जुन प्रथम 100 वर्ष ईस्वी पूर्व दार्शनिक नागार्जुन राजा शालवाहन के मित्र, बौद्ध मायूरी विद्या के ज्ञाता थे। शून्यवाद का पंडित, धातु विद्या का परम ज्ञाता, यानी कि इसका मतलब होता है शून्यवाद का पंडित का होता है धातु विद्या का परम ज्ञाता जो होता है। सहायता को नींव डालने वाला, शालवाहन के रिक्त कोश को मात्र स्पर्श से पूरित करने वाला, रस रसायन विद्या का विशेष ज्ञान था। सिद्ध नागार्जुन जो 8वीं शताब्दी में हुए, सरब के विशिष्य व रस विद्या के परम ज्ञाता थे। विदर्थ देश कांची नगर के निसंतान ब्राह्मण का बालक था। बौद्धिमत्व उकलो की तेश्वर अपना भेष बदल कर आए थे और इस बालक को नालंदा मठ से रखने की अनुमति दी थी। नालंदा यह के प्रमुख आचार्य सरब थे। मायूरी विद्या के ज्ञाता 2 वटपत्र का प्रयोग कृत्रिम स्वर्ण निर्माण विधि में करते थे। ठीक है, सिद्ध रस करिष्यति निर्धारितमिदं जगत, और लोहादी का ये लोहावाद के जन्मदाता है। नागार्जुन तृतीय हुए 9वीं शताब्दी में, वो सुश्रुत संहिता के प्रति संस्कृत थे। व्यांगी हुए 9वीं शताब्दी के रसशास्त्री थे। 2 नाम थे, दक्षी दक्षिणायन, 2 ग्रंथ लिखे, रस सिद्धि शास्त्र जिसमें रस सिद्धि क्रिया का वर्णन किया, और धातुवाद शास्त्र जो तिब्बत तंगुर में इसका वर्णन है। ठीक है, तिब्बती तंगुर में इसका वर्णन है, मतलब तिब्बत की कोई किताब है उसमें इसका वर्णन है। अलबकनी क्या है, 11वीं शताब्दी से मोहम्मद गजनी की सेना के साथ भारत आया था। ईरान यात्री था। भारत की तत्कालीन रस विद्या का वर्णन किया है। उस समय धातुवाद व देहवाद की क्रिया विकसित थी। ठीक है, धातुवाद का इसने मजाक उड़ाया, देहवाद से अवश्य प्रभावित था। स्पष्टता यह यात्री वास्तविक जानकारी न प्राप्त कर सका। रत्नों का चूर्ण प्राचीन काल से प्रयुक्त होता आया है, पर गुलाब जल से घोटकर पिष्टी बनाने की परंपरा संभवतः यूनानी चिकित्सा के संपर्क में प्रारंभ हुई है। चिकित्सा के ग्रंथों में रस औषधियों का समावेश हुआ था तथा रस प्रक्रियाओं में अनेक वनस्पतियों का उपयोग किया जाता था। 12वीं शताब्दी में बख्तियार खिलती इनने आक्रमण से विक्रमशीलता का नालंदा विश्वविद्यालय ध्वस्त हो गया था। यहीं के विद्वान व वैज्ञानिक भाग गए थे। कुछ नेपाल, भूटान व तिब्बत गए थे, जो कुछ दक्षिण भारत के वेदगिरी राजाओं के दरबार में। इस प्रकार मूलभूत प्रवृत्तियों के आधार पर रसशास्त्र का विकास 4 भागों में विभक्त हुआ। कौन कौन से? प्रारंभिक काल 5वीं और 8वीं शताब्दी, मध्यकाल 9वीं से 12वीं शताब्दी, प्रोतकाल 13वीं से 15वीं शताब्दी और आधुनिक काल 16वीं शताब्दी से अब तक। ठीक है, रसशास्त्र के प्रमुख ग्रंथ, इनका वर्णन है। रसशास्त्र के प्रमुख ग्रंथों का भी वर्णन है। ठीक है, रसशास्त्र के प्रमुख ग्रंथों का वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। ठीक है, समझने का इसमें कुछ नहीं है, रटने की चीज़ है। ठीक है, इसमें कुछ समझने का मुझे तो नहीं लगता कुछ है, क्योंकि ये तो हर चीज़ देखो हर चीज़ समझने की नहीं होती और हर चीज़ रटने की भी नहीं होती। तो यहाँ पे बात वो नहीं है, यहाँ पे बात क्या है कि आपकी ये चीज़ समझने की नहीं है, रटने की है। जो चीज़ रटने की है उसे रटा ही जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।